हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा टीचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के क्वेश्चन को टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद रांची यानी जैक का ये मॉडल क्वेश्चन है। 2023 का जो मॉडल क्वेश्चन जैक ने जारी किया था, उसी मॉडल क्वेश्चन का टॉप 50 साइंस का एमसीक्यू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसी पैटर्न पर प्रश्न आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? कब से प्रोजेक्ट टाइगर भारत में आता है? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी 1972-73 में, ऑप्शन सी 2007-8 में, या शुरू नहीं हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। आपको पता होगा भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1972-73 से शुरू होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, या रोनाल्ड रॉस ने? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। तो सेकेंड नंबर का ए आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, बताइएगा उस मुलायम धातु का नाम जिसको चाकू से आसानी से काटा जाता है। चांदी है, पारा है, सोडियम है, सोना है? किसको काटा जाता है? आपको पता होगा कि जो सोडियम है ना, काफ़ी सॉफ्ट होता है और इस सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? किसका विद्युत लेपन करते हैं जिसके द्वारा उस वस्तु का चमक बढ़ता है? लोहा का करने पर, क्रोमियम का, तांबा का, या एल्यूमिनियम का? तो आपको पता होगा कि जो क्रोमियम का जो है, क्रोमियम का परत चढ़ाने से वस्तु चमकीले हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? संचरणीय रोग जो होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, संचरणीय रोग किसको बोलेंगे? मतलब ऐसे रोग जो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है, उनको संचरणीय रोग बोलेंगे। इसका मुख्य कारक कौन है? चींटी है, ड्रैगन मक्खी है, मकड़ी है, घरेलू मक्खी है? कौन है बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आपको पता होगा कि इसका जड़ जो है, मुख्य कारण जो है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, इसलिए करेक्ट आंसर 5 का डी होगा, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है संचार रोग का प्रमुख तरीका। क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा जंतु जरायुज है? आपको बताना है जरायुज जंतु कौन है। मनुष्य है, मुर्गी है, कौवा, बत्तख है? आपको पता है जरायुज किसको कहते हैं? ऐसे जंतु जो बेबी को जन्म देता है, यानी उसको जरायुज बोलते हैं। आपको पता होगा मुर्गी, कौवा, बत्तख ये सब अंडे को जन्म देते हैं, लेकिन मनुष्य जो है ना, ये मनुष्य अपने बच्चे को जन्म देता है, इसलिए मनुष्य को जरायुज जंतु कहते हैं, बेबी पेरियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? जब आप शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते हैं तो बाल जो है ना वो बिखर जाता है, या फिर आप जो है माथा में कंघी करने पर डस्ट पार्टिकल्स के सामने, धूल कण के सामने ले जाएंगे तो उसमें चिपकने लगता है, किस बल के कारण? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेक्ट आंसर होगा, स्थिर विद्युत बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में
किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होगा। लकड़ी का, केरोसिन का, एलपीजी का, हाइड्रोजन का। किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है आप बताएंगे? तो इसलिए आपको पता होगा कि जो आपका हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है इसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हाइड्रोजन होगा। अगर आपको घरेलू ईंधन में पूछा जाए तो एलपीजी होगा। एलपीजी को घरेलू ईंधन के तौर पर अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? मतलब मनुष्य का कौन सा गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, जिसके कारण बच्चे में लिंग निर्धारण होता है? ऑब्वियसली आपको पता होगा जो स्पर्म एक्स वाई है ना, यह एक्स वाई का काम है। यह एक्स वाई स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, और यही शुक्राणु जो है ना मेल में पाया जाता है जो बच्चों का लिंग निर्धारण करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। कर मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे, आइरिस पे, कॉर्निया पे, इनमें से कोई नहीं। कहाँ बनता है? अब ये इसलिए आपको पता होगा कि आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर बनेगा। रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण है। आपको बताना है खरीफ फसल का कौन उदाहरण है। गेहूँ है, चना है, आलू है, धान है। आपको पता है खरीफ फसल कब उगाया जाता है? खरीफ फसल को बरसात के समय बोया जाता है और शरद ऋतु के आगमन पर उसको हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? धान है। बरसात के समय में बोया जाएगा और शरद ऋतु के आगमन पे काट लिया जाएगा, इसलिए खरीफ फसल का एग्जाम्पल धान है। क्वेश्चन नेक्स्ट 12 नंबर की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर परिवार में कितने ग्रह है? आपको बताना है। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसमें कितने प्लेनेट है, कितने ग्रह? 8 है, 9 है, 10 है, 7 है। आपको पता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ए होगा। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है। घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है? न हानिकारक और न ही लाभदायक है। कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले लाभदायक। घर्षण क्या है? आपको पता है कि घर्षण जो है ना कहीं कहीं हमारे लिए लाभदायक है, कहीं कहीं हमारे लिए हानिकारक भी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर डी होगा। देखिए घर्षण के कारण ही जो है हम लोग आसानी से फिसलते नहीं है। घर्षण के कारण ही जिस तरह से ऊबड़ खाबड़ जगह रहता है वह घर्षण अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग टायर साइकिल चलाते उलाते फिसलने से बच जाते हैं। तो घर्षण लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। क्वेश्चन डी होगा। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 की जो पैराशूट बनाते हैं ना उसमें किसका उपयोग होता है? पॉलिस्टर का, नायलॉन का, कपास का, इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग होता है पैराशूट बनाने में? ऑब्वियसली आपको पता होगा पैराशूट बनाने में नायलॉन का प्रयोग होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 14 का बी होगा। नायलॉन का प्रयोग होता है। मानव के कानों के लिए सर्वव्यता प्रास है। मनुष्य जो है ना, मनुष्य का कान कितना से कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या फिर 2,000 हर्ट्ज, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर है। मानव का जो सर्वव्यता प्रास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? उस यंत्र का नाम बताना है जिसके द्वारा भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है। रिक्टर पैमाने पर, कंप्यूटर पर, या कंप्यूटर लेखी पर, या इनमें से कोई। तो आपको पता होगा जो सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ जिसको भूकंप लेखी कहते हैं, इस पर जो है ना भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए 16 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग का
प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? आपको पता होगा कि यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी। इसलिए 17 का करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर आते हैं। संकटापन प्रजाति क्या है? संकटापन प्रजाति किसको बोलेंगे? घोड़ा को, गाय को, कुत्ता को, बाघ को। संकटापन प्रजाति उनको बोलेंगे जिनकी संख्या लगातार घट रही है दिन प्रतिदिन। तो इसमें से कौन है? बाघ है। बाघ को संकटापन प्रजाति की तुलना में रखा गया है, इसलिए बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर से शुरुआत किया गया था। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य। क्या नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में? तो आपको पता होगा सेल वॉल नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में, यह प्लांट कोशिका में पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, 20 को। जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? कह रहे कि जो पीने वाला का जल है, जल को जो शुद्ध करने में किसका यूज करेंगे? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, किसका? तो आपको पता होगा क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। आपको बताना है विश्व का पहला प्रतिजैविक कौन है। विश्व का पहला प्रतिजैविक कौन है? टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है या पेनिसिलिन है? कौन है विश्व का पहला एंटीबायोटिक? तो विश्व का पहला जो एंटीबायोटिक है वह पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो है ना, पेनिसिलिन विश्व का पहला एंटीबायोटिक है। इसलिए 20 नंबर का करेक्ट आंसर, 21 का करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? देखिए पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है H2O। तो हाइड्रोजन कितने है भाई? 2 टाइम्स है। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? 1। हाइड्रोजन H2 टाइम्स आया है ना, इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन 1 टाइम्स आया, 1 लिखेंगे, यानी 2:1, 2:1। 2:1 के रेशियो में क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन 23 आते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? 23 का आंसर दीजिएगा। किस में द्विखंडन होता है? हाइड्रा में होता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो आपको पता है कि जो अमीबा है और इसलिए अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक है, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है लेकिन अमीबा में द्विखंडन होता है, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की रहते हैं। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। बढ़ता है। जैसे जैसे उसका गहराई बढ़ेगा उसका दाब बढ़ेगा, तो इसलिए 24 का क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर बी होगा। 25 आते हैं। ईंधन के ऊष्मीमान का ऐसे मात्रक होता है। ईंधन के ऊष्मीमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? केजी होता है, किलो जूल होता है, या किलो जूल पर केजी होता है, या किलो पर जूल होता है? तो जो उसमें ईंधन है ना, उसका करेक्ट आंसर ऐसा ही यूनिट जो होगा उसमें ईंधन का मात्रक केजी पर, सॉरी, किलो जूल पर केजी होगा। 25 का सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर आते हैं। 26 क्या है? किशोरावस्था का उम्र है। किशोरावस्था का उम्र बताइए कितना से कितना तक है? 11 से 19 है, 6 से 10 है, 0 से 6 है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अडल्सन स्टेज है वो कितने से कितने माना जाता है? 11 से 19। किशोरावस्था का जो उम्र है 11 से 19, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ए होगा। 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। अगर आँख से किसी वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाए तो कि ताकि हमको पढ़ने में सुविधाएं हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। यानी इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है?
26 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है समान नेत्र के लिए निकट बिंदु? 25 सेंटीमीटर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है बताइएगा? फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? तो आपको पता होगा, इसको हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। फलों और फूलों का बड़े पैमाने पर हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 आइएगा। किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या का तारा कहते हैं? आपको बताना है कौन सा ग्रह है जिसको भोर का और शाम का तारा कहते हैं। कौन ग्रह को? बुध ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को, बृहस्पति को या शुक्र को? तो आपको पता होगा शुक्र ग्रह को शाम का, सुबह का तारा बोला जाता है। इसलिए इसका 29 का करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर क्या है? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तरल घर्षण कम किस वस्तु पर होगा? आयताकार पर, वर्गाकार पर, नौकाकार पर या वृत्ताकार पर? कौन सा वस्तु होगा जिसपे तरल घर्षण कम होगा? तो इसलिए आपको पता होगा कि जो नौकाकार वस्तु है ना, इस पे घर्षण कम होगा, तरल घर्षण कम होगा नौकाकार। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31 पे। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अवघटित होता है क्या कहलाता है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अवघटित होता है उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित या अवघटक? क्या बोलेंगे? 31 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। 31 का जो आंसर होगा वह जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलेंगे। जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु द्वारा अवघटित होते हैं उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइएगा। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तारत्व पे, आयाम पे या शोर पे? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो प्रबलता है वह एम्पलीट्यूड, आयाम पे निर्भर करती है। इसलिए 32 का करेक्ट आंसर बी होगा, आयाम। 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? विपरीत आवेशों के बीच कौन सी प्रतिक्रिया होती है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं, यह कोई नहीं होगा। विपरीत आवेशों के बीच क्या होगा आप बताइएगा? जो विपरीत आवेश है, जैसे कि देखेंगे विपरीत आवेश अगर मान लीजिए एक एन है, दूसरा एस है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? एन नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब विपरीत आवेश है, विपरीत के बीच जो होगा वह अट्रैक्शन होगा। ठीक है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। इस 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वह अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन उत्तरदायी है? 34 का आंसर दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या दोनों है? तो आपको पता होगा कि इसमें दोनों हो जाएगा, मीथेन भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। दोनों गैस ग्रीन हाउस की, दोनों गैसें जो है हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 को आते हैं। 35 है वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है? उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ब्लू डाटा बुक है, ग्रीन डाटा बुक है, या येलो डाटा बुक है, या क्वेश्चन नंबर डी रेड डाटा बुक है? किस कहाँ किया जाता है? तो आपको पता होगा जो रेड डाटा बुक है ना उसमें। इसलिए 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा। रेड डाटा बुक में सभी उनका जो है ये रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण देना है। सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा या कोयला है? पता होगा कि जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? ऐसे ईंधन जिसका निर्माण
पृथ्वी के अंदर दबे रहने पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पृथ्वी के अंदर दबे रहने के कारण लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है, उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कौन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण? कोयला है। 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। सॉरी 37 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? जो कोशिका है उसमें जो कोशिका द्रव्य है उनके बीच जो खाली संरचना है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा उसको वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिका। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। 38 आते हैं, कौन से धातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम, पारा। वो धातु पूछा गया आपसे, धातु नहीं। कौन है? तो आपको पता होगा जो वाइट फास्फोरस है ना, वाइट फास्फोरस कमरे के ताप पर भी अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वाइट फास्फोरस। 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? आपसे पूछा जा रहा है जो फ्रेगमेंटेशन है ना, फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक ने या लुई पास्चर ने? तो किसने किया है बताइएगा 39 का? तो किण्वन की जो प्रक्रिया है ना वह लुई पास्चर ने किया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब 4 लाख बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब बिलियन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन के रंग में जब परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का तड़ित प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है ना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होगा, इसलिए 40 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं। 41 है, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था बताइएगा? पहली बार जो भेड़ का क्लोन किया गया था उस भेड़ का क्या नाम था? बॉबी था, चार्ली था, या डॉली था, या सिम्बिया था? तो बताइएगा उस भेड़ का क्या नाम था जिसका क्लोन किया गया था? 41 का आंसर बताइएगा। पता है उस भेड़ का नाम डॉली रखा गया था, इसलिए 41 का करेक्ट आंसर डी होगा, डॉली। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, तरल है, ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा जो तरल होता है उसमें बहने का गुण होता है, और बहने का गुण किसमें है? गैस और द्रव में है, इसलिए इसका 42 का करेक्ट आंसर 42 का करेक्ट आंसर बी होगा, द्रव और गैस। इनको तरल बोला जाता है, इनमें बहने का गुण होता है। 43 पर आते हैं। 43 क्या है? विद्युत उपकरणों में आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक। जैसे ही विद्युत उपकरण है उसमें आग लग गया, उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा कौन अग्निशामक है? पानी है, पेट्रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तेल है? तो आपको पता होगा, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे अच्छा ये माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे अच्छा आग बुझाने का एक यह माना जाता है, इसलिए 43 का जो करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 44 को आते हैं, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? आप देखे होंगे जो लड़का है उसके गले के सामने का जो कंठ के पास जो है ना वो उभार आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एडम एप्पल या कंठमणि कहते हैं, या लैरिक्स कहते हैं, या थायराइड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा उसको भी, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? एडम एप्पल या कंठमणि के नाम से जानते हैं, जो लड़कों के गले के पास उभरा हुआ भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 पर आते हैं, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपको पता है, बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है? 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है? अभी असली पता होगा 7 कलर्स होते हैं जो बेबजियोर में सजा रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं?
एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़े पैमाने पर उगाए पौधे को क्या कहते हैं? अनाज कहते हैं, फसल कहते हैं, कृषि कहते हैं या खेती कहते हैं? तो आपको पता होगा उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? फसल के नाम से जानते हैं। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का बी। चलिए 47 पर आते हैं। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? जो खगोलीय पिंड है उनके बीच की दूरी को किसमें मापेंगे? किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में, ये सौरमंडल में। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किसमें मापा जाता है? लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इसलिए 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की ओर आते हैं। घर्षण चिकले सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर होता है। जो फ्रैक्शनल फोर्स है वह चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़े पर क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। और रुखड़े सतह पर चिकनी की अपेक्षा जो घर्षण होता है ना वो ऑब्वियसली अधिक होता है। इसलिए 48 का करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? आपको बताना है नेचुरल पॉलीमर कौन है? पॉलिस्टर है, सेलुलोज है, एक्रेलिक है या नायलॉन है? तो जो प्राकृतिक बहुलक है वो कौन है? वो सेल्यूलोज है, सॉरी सेल्यूलोज है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, सेल्यूलोज। 49 का करेक्ट आंसर बी सेल्यूलोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम लोग 50 की ओर आते हैं। कह रहे कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं? बताइएगा। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगता है उसको क्या कहते हैं? सुरीली ध्वनि कहते हैं, संगीत कहते हैं, शोर कहते हैं, सुखद कहते हैं? तो आपको पता ही होगा जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगता है इसको हम लोग शोर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स यह था टॉप 50 क्वेश्चन। आप बताएंगे कमेंट्स करके कैसा लगा आपको यह सेशन। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।